लड़का आगे बढ़ा, उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भाई? कह रहा है तुमने मेरी बहन को छेड़ा है। मैंने कहा नहीं यार, यकीन करो, मैंने तो तुम्हारी बहन को आज तक नहीं देखा। कहता है यह मेरी बहन है, तुम इससे आंखों से आंखें मिला रहे हो। मैंने कहा यार तुम्हारी बहन की तो आपस में आंखें नहीं मिल रही, ये तो भैंगी है बेचारी, मैंने इसकी तरफ नहीं देखा, यकीन करो मैं बहुत शरीफ लड़का हूं। थोड़ी देर मुठभेड़ करता रहा, फिर मुझे धक्का देने लगा। मैंने कहा भाई क्यों धक्का देते हो, मेरी गली से कभी मत गुजरना। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, कभी हमारे इलाके में मत दिखना। मैंने कहा ठीक है भाई, हम कौन सा तुम्हारे घर रोज आते हैं या तुम्हारे इलाके से गुजरते हैं। वो हैरान, वो जितना मुझसे बदतमीजी करे मैं उतना ज्यादा उससे इखलाक से बात करूं। थोड़ी देर बाद वो परेशान हो गया, उसको नदामत हुई, मुझे कहने लगा भाई माजरत, मुझे गुस्सा ज्यादा आ गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, बात यहां खत्म हो गई। मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी कुछ इसी तरह का मामला है। हिंदुस्तानी लोग बहुत ज्यादा जज्बाती लोग हैं, बहुत ज्यादा फिल्में देख रखी हैं, बहुत ज्यादा ड्रामे देख रखे हैं, बहुत ज्यादा सोप ओपरे देख रखे हैं, जज्बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया ने फजाई हुदूद बंद कर दी, उनको यार आप उस पे मारो जूती की नोक पे, आपको क्या पड़ी कि आप हिंदुस्तान के पीछे यार अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। अंग्रेजी की कहावत है, डोंट कट योर नोज टू स्पाइट द अदर, वाई यू आर कटिंग योर नोज टू स्पाइट द अदर। आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी नाक काटने, दूसरे को तंग करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पाकिस्तान को अब बड़ाई का इजहार करना है कि जी उन्होंने हमारे शहरी निकाल दिए, हमने उनके शहरी निकाल दिए। साहब आप लिफ्ट ही नहीं कराओ, जो इंडिया धमकियां दे रहा है वहां से वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपका भाई चिल कर रहा है, पाकिस्तानी कौम चिल कर रही है, लस्सी पी रही है, मजे कर रही है। इंडिया में क्रेजी किया रे, क्रेजी, पागल हो गई पूरी कौम, चीख रहे हैं, पागल हुए हैं, बाल नोच रहे हैं। मेजर गोरावारिया टीवी पे आया हुआ है, अर्नब गोस्वामी कपड़े फाड़ रहा है अपने, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। बेटा तुम लोग जहाज सिर्फ फिल्मों में ही गिरा सकते हो। हितिक जैसे मीठे पायलट जो है ना बेटा, जहाज नहीं गिराते। मैं बता रहा हूं, हितिक की फिल्मों के अंदर जहाज गिर रहे हैं, वैसे नहीं कोई जहाज गिर रहा। वैसे तो बेटा अभिनंदन यहां गंदन करने आया था, उसके साथ जो हमने किया वो तुमको पता है कि जी हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं भाई? और देखो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मजबूरी है, वो एक अक्सरियती हिंदू आबादी के दरमियान रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरे तो बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो इंसानियत से मोहब्बत करने वाला आदमी हूं भाई। इतनी अक्सरियत वाली हिंदू आबादी के दरमियान हमारे मुसलमान भाई एक अक़लियत के तौर पर है, माइनॉरिटी है वहां पर। वो अगर ऐसे सख्त बयानात नहीं देंगे जो सोशल मीडिया पे वो दे रहे हैं, तो वहां के इंतहा पसंद हिंदू उनकी जिंदगी हराम करके रख देंगे। उनके बयानात की वजह से जज्बाती नहीं हो। मुसलमान दुनिया में जहां पर भी मौजूद है, अगर कलमा गो है तो भाई वो हमारा भाई है। क्यों भाई, मैं गलत बोल रहा हूं? कलमा गो मुसलमान हमारा भाई है ना, तो क्यों आप बिला वजह यार स्ट्रेस में आते हो? और इंडिया वाले क्या पागल हो गए, बम मार देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे। ऐसी ऐसी गंदी और बेहुदा गुफ्तगू मैंने सुनी, मैं खुद हैरान रह गया। आजकल के जदीद दौर में यह शोभा नहीं देता कि दो तरक्की याफ्ता कौमें, और बिलखुसूस मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का रिएक्शन बिल्कुल कूल है। हमारी आवाम भी कूल है, हमारे लोग भी कूल हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम इस इशू को सीरियस ले ही नहीं रहे। इंडिया पागल हुआ है,
दीवाना हुआ है, मजनू हुआ है, टकरे मार रहा है दीवारों में। डोनाल्ड ट्रंप साहब का रिएक्शन देखा था आपने? कूल माइंड, कूल। उन्होंने, अच्छा हमारे साथ ही ऐसे ही अपनी तरफ से डींगे मार रहे हैं, बोंगियां मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। यह 1000-1500 साल पुराना मसला है भाई कश्मीर का, यह आज का मसला थोड़ी है। इससे पहले, आजादी से पहले हिंदू महाराजा जो थे वहां पर मौजूद थे, वो बहुत पुराना मसला है यार। इट्स अ बिग इशू। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलत नहीं कहा। मेरा दिल चाह रहा था मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का माथा चूम लूं। वो मसले को जिस तरह बेहतरीन अंदाज में समझते हैं, कोई भी नहीं समझता। उन्होंने कहा अपना मसला आपस में हल करो। उन्होंने भी ठंड करा दिया। उन्होंने कहा भाई ठंड माहौल, मैं टेंशन नहीं है मुझे बिल्कुल। इसके माने क्या है? अब हिंदुस्तान को चाहिए रिलैक्स करें। इंडियन एयरलाइन को नुकसान होगा उनके रूटों के ऊपर, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? हमारी तो एयरलाइन वैसे ही कितने रूट फ्लाई करती है। यार सच्ची बात करो ना। देखो, इंडिया अपना नुकसान खुद कर रहा है, उसकी स्टॉक मार्केटें गिरेंगी, इंडिया को नुकसान होगा ना, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? हम भाई कम खाओ गम ना खाओ के उसूल पे चलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेड का लॉस होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? इंडिया को प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ठंड माहौल में, वी आर एंजॉय, रिलैक्स, बगैर बिजली, बगैर पानी, बगैर गैस, कूल। इंडिया को टेंशन होगी बाबा, हमें कुछ नहीं होगा। नाजरीन, हैरानगी की बात यह है कि इस सारे मसले मसाइल के दरमियान आप नोट करें, लोग कहते हैं पाकिस्तान की कौम जज्बाती है। आप देखें हमारा मीडिया बिल्कुल कूल माइंडेड, कूल हेडेड है। और हमारे यहाँ चीखो पुकार अगर हम कर भी रहे हैं तो वो रिस्पांस के तौर पर कर रहे हैं। मेरे आज मेहमान हैं जनाब नईम कुरैशी साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान भी हैं, बड़ी मुतवाज़िन गुफ्तगू करते हैं और 12 प्रोग्राम तशरीफ़ भी लाते हैं। वेलकम करता हूँ नईम कुरैशी साहब आपको। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अब नईम कुरैशी साहब, मैं स्टडी कर रहा था, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मीडिया का भी तालिब इल्म हूँ, मीडिया स्टडीज़ और मीडिया साइंसेस का भी तालिब इल्म हूँ। तो मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर गुस्से में बहुत सारी फुफ्फुएँ जमा हुई हुई हैं, फुफ्फियाँ ही फुफ्फियाँ टीवी पर आई हुई हैं। कोई फुफ्फो है उसका नाम है गौरावारिया, कोई फुफ्फो है उसका नाम है अर्नब गोस्वामी, कोई फुफ्फो कोई है। सब ने मुंह फुलाए हुए हैं, आंखों में खून उतरा हुआ, नफरत, गालियों की बौछार, बदजुबानी। आप मुझे बताएं कि इससे क्या फ़ायदा है, दुनिया के अंदर क्या इमेज जा रहा है? अब तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कोई लिफ्ट नहीं कराई। इनको लग रहा था शायद जेडी वैंस साहब अमेरिका से आए हुए हैं, इनको कोई फ़ायदा होगा। तो ये सबसे पहले तो टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी आप देखें मैं भी रिलैक्स हूँ, आप भी रिलैक्स हैं माशाल्लाह। ऐसे लग रहा है आपने भी 2 लस्सी के गिलास पिए, मैं तो लग रहा है पूरा ड्रम पी कर आया हूँ, बिल्कुल ठंडा कूल। आप मुझे बताएं क्या मसला है, इनके साथ क्या मसला है? इंडिया वालों के लिए धनिया का पानी तैयार करें आप। जी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर इंडिया के हवाले से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन माशाल्लाह जिस रफ्तार से आप अपनी छितरौल करते हैं इंडिया की या इंडिया की कर सकते हैं, मैं बहरहाल इस तरह तो नहीं कर सकता, ये सलाहियत मुझ में नहीं है। लेकिन देखिए, थोड़ा सा संजीदगी से अगर मैं इस मामले को देखूं पहले, तो उसका लुत्फ हम बाद में उठाएंगे जो उनकी फुफियाँ कर रही है वहाँ पे। लेकिन देखिए बात यह है कि ये हिंदुस्तान दुनिया भर में एक बड़ी डेमोक्रेसी समझा जाता है। यकीनन ये बयानिया गलत तौर पे दुनिया में पहुंचा, लेकिन ये हकीकत है कि लोग दुनिया में इंडिया को एक बड़ी डेमोक्रेसी समझते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंडिया की इस इमेज के बावजूद पिछले ये तकरीबन कोई 3 से 4 दहाइयों से ये सिलसिला चला आ रहा है, जब से ये बीजेपी खास तौर से इमर्ज हुई है, कि ये हमेशा सियासत को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जो नफरत वहाँ के लोगों में मौजूद है उसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं और बढ़ाते हैं, और हमेशा इसी तरह की चीजें करते हैं जो इन्होंने ये पहलगाम वाला वाकया किया है। अच्छा, एक गुजारिश नईम कुरैशी साहब, एक लुकमा आपको दूंगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक की अशद ज़रूरत है, जिसमें आप जैसे लोग भी मौजूद हों। उसमें बुनियादी बात यह कि आपको याद होगा जब भाजपा हुकूमत में आई तो पाकिस्तान में जश्न मनाए गए और ये कहा गया कि बीजेपी के आने के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। जबकि मेरे जैसे जी शऊर लोगों ने साफ कहा कि जिन लोगों का बयानिया और नज़रिया ही गलत हो
वो कभी हुकूमत में आने के बाद कभी मुतवाजिन अप्रोच रखेंगे ही नहीं। तो सर पाकिस्तान की भी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इसमें बहुत बड़ी गलती है, हमें ये मानना चाहिए। हमें कभी भी इस पे जश्न नहीं मनाने चाहिए थे, खुशियां नहीं मनानी चाहिए थी कि भाजपा हुकूमत में आ गई, भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में आ गई। हमें यही सोचना चाहिए था जिनके नजरियात गलत हैं उनकी हुकूमत भी गलत होगी। जी देखिए, बाज़ दफा ये होता है कि वो मौजू तुमने जो कहा था ना कि चीजें अमल में जाके पता चलती हैं। बाज़ औकात लोगों के कहने पे, उनके ऐलानात के ऊपर भी आप कोई अच्छा हुस्न ज़न रख सकते हैं किसी के बारे में। तो शायद ऐसा ही हुआ हमसे कि हमने भी उनके बारे में कोई हुस्न ज़न रखा हुआ था, लेकिन अमल में जाके हमें बहुत जल्द ये पता चल गया कि ये वो लोग नहीं है जो ये नारे लगाते हैं, ये वो असल लोग नहीं है, और इनकी हकीकत अब हमारे सामने आ गई। देखिए, तो महाजराई बढ़ी है, महाजराई बढ़ी है, और इनके एक्शंस की वजह से बड़ा मुआशी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, इनको खुद भी हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और देखिए, इस नफरत अंगेज सियासत का जो नतीजा निकलेगा वो खुद भारत के लिए बहुत तबाहकुन होगा। पाकिस्तान को देखिए, आज जो मामला है, जो ये बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, लेकिन आज ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इसी वजह से कर रहे हैं कि इनकी तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा जिसके ये ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा इनकी फ्रस्ट्रेशन में अब ये सारी कोशिशें जारी हैं। मैं समझता हूँ इस मौजू पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, और मैंने तो एक प्रोग्राम में ये सब बातें बहुत तफसील से बताई थी कि किस तरह ये वाकया हुआ और किस वक्त FIR कटी, और FIR के जो मंदरजात थे उनसे 48 घंटे में ये वाकया जो है एक्सपोज हो गया। दो बातें पहली मर्तबा हुई हैं। देखिए, एक इंटरनेशनल लेवल पर यह हुआ, बैनुल अक़वामी सतह पर यह हुआ कि दुनिया ने भारत की चीखों पुकार पे कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे आपने खुद फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये एक पुराना तनाज़ा है, हत्ता कि 1500 साल पुराना तनाज़ा है, और इनको चाहिए ये खुद हल कर लें। मुझे लगता है कि मोदी और उनकी हुकूमत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना भी बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। उसके अलावा आप देखिए कि पूरी दुनिया में नहीं, इससे देखें, इसके माने ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज पर इत्तिफाक कर लिया कि कश्मीर का तनाज़ा जो है वो 1500 साल पुराना तनाज़ा है। ये बात उन्होंने वाजे कर ली। इसके माने ये हैं कि ये इसका जो डिस्प्यूटेड स्टेटस है उसके मुतालिक उनकी ये राय वाजे तौर पर सामने आई है। ये बात है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और दुनिया भर में इस दफा इनको सपोर्ट नहीं मिली। दूसरा फैक्टर जो है ना नासिर साहब, बड़ा अहम है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ये है कि जिस तरह मैंने मीडिया को देखा इंडिया के, उसमें जहां आपने बताया कि कौन कौन लोग किस तरह दीवानगी की हद तक पहुंच गए, वहीं मैं बहुत सारी सेन आवाजें भी सुन रहा हूं। ये काफी अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि अब इंडिया में से भी ऐसी आवाजें आने लगी हैं कि वो अपनी हुकूमत से सवालात करने लगे। अब बड़े सुलझे हुए लोग, बड़े दानिशवर लोग, बड़े लायक फायक लोग, बड़े साबिक ओहदेदारान, हत्ता कि फौज के साबिक अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो भी ये सवाल उठाने लगे हैं कि भाई ये जो है आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा। और लेकिन उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बेसिकली क्या है कि वो पैट्रोनाइज्ड है भारतीय जनता पार्टी और उनकी क़यादत से, पैट्रोनाइज। बिल्कुल। और उनके पीछे सरमायादार तबका है जो कि आप समझें कि हिंदुस्तान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देखता है। तो बुनियादी तौर पे वो हथियारों की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, 2019 में इन लोगों ने राफेल जहाज खरीदना था, इसलिए इन्होंने वो अभी गंदन को यहां पर भेजा, फिर उसके साथ बड़ी गंद हुई, फिर उसको चाय पिला के हमने वापस भेजा। तो बुनियादी बात यह कि मुझे ऐसे लगता है जैसे ये चाल है हथियार खरीदने की, उनके पास हथियार खरीदने के लिए कोई जवाब चाहिए, उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। जी वही मैंने अर्ज किया ना कि इन तमाम बातों के बावजूद जो हम समझ रहे हैं, जाहिर है कि हम जानते हैं कि इंडिया के पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या मकासद हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इंडिया में भी ऐसी आवाजें जो है वो ज्यादा तादाद में उठने लगी हैं। अब वो लोग खुद ये सवालात इस हुकूमत से करने लगे हैं। लिहाजा आप देखें कि इस वक्त नहीं, लेकिन अगर कोई मुझ पे इल्जाम लगाए, यार मैं आपको प्रोग्राम का आगाज किया, मैंने कहा मेरे दोस्त ने मुझ पे इल्जाम लगाया, तुम मेरी बहन की तरफ देखते हो, तो मैंने उसको कूल रिस्पॉन्स दिया। मैंने थोड़ी उसको बताया मैं यूं नहीं देख रहा था, मैंने ये जवाब देना गवारा ही नहीं किया। उसकी वजह यह है कि बुनियादी बात यह, मैं मुजरिम हुई नहीं, मैंने किया ही नहीं, तो मैं सफाई क्यों दूं? पाकिस्तान डजंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। हमने ये किया नहीं तो फिर हमें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, मेरा ये ख्याल है। आप पता नहीं इत्तेफाक करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें,
पाकिस्तानियों के ये डीएनए में है, ये हमारे डीएनए में है। और ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान के जो फौजी हैं उनकी शक्ल सूरत ही ऐसी होती है कि आप उनसे डर ही नहीं सकते, उनसे बच्चे तक नहीं डर सकते। लिहाजा पाकिस्तानियों के डीएनए में उनके डरने से है ही नहीं। आप जैसा कह रहे थे, पाकिस्तानी जंग को कभी सीरियस ले ही नहीं सकते। हमारा माशाल्लाह ईमान और एतमाद इतना मजबूत है कि लोग इस बात से कतई तौर पे परेशान नहीं होते कि जंग होगी तो क्या होगा। हमारे जहन में हम तो मीम्स बना रहे हैं, हम तो किसी और ही तरफ जा रहे हैं। वैसे भी जंग के बाद क्या बुरा होगा। अब खैर एनीवे छोड़ दें ये बात, फिर मैं जज्बाती हो जाऊंगा, कुछ और बातें करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सर कह रहे हैं कि तिजारत पहले भी मुनक़ता कर दी, तो तिजारत तो पहले से ही मुनक़ता की हुई है इन्होंने। हमारी तो तिजारत का हुजूम इतना कम है, मेरे पेशकार मुझे बता रहे हैं $1 अरब के आसपास है। तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी ऐसी ज़रूरी अशिया हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान को भी कुछ अशिया की ज़रूरत होगी। सर तिजारत तो दुश्मन भी करते हैं, तिजारत क्यों बंद कर रहे हैं आप? देखिए, तिजारत जो थी ना वो तो 2019 में जो वाकया हुआ था उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो उसको बंद कर दिया था। अब होता यह है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। लिहाजा अगर हिंदुस्तान के साथ तिजारत बंद भी हो गई तो फिर भी कोई ना कोई सिलसिला आपको पता है कि हमारे यहाँ चलता रहता है। और बाज़ दफ़ा कौमों को अपनी गैरत दिखाने के लिए कुछ इक़दामात जो हैं वो करने पड़ते हैं। देखिए, आज हमने इस वाक़े पे फिर तिजारत बंद की है, लेकिन अगर हम वो थोड़ी बहुत जो हमने की है वो 50,000 टन जो शुगर मंगाई है उसकी ज़रूरत नहीं थी, या कुछ और अगर हमने थोड़ी बहुत तिजारत कर भी ली तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। और अगर वो चीनी वहाँ से ना आती तो दुनिया से कहीं पे आप मंगा लेते। तो वही हमने जो एक स्टैंड लिया हुआ था वो आज हमारी बेहतर पोजीशन में होता, आज हमें ये कहना ना पड़ता कि हमने आज बंद की है। तो यकीनी तौर पे कई दफा ऐसा होता है अमेरिका और आपको पता है रशिया के दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान, फ्रांस और बरतानिया के दरमियान कई मामलात में टेंशन रहे, लेकिन तिजारत अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अभी चल रही थी। देखिए ये कैसे थे, लेकिन तिजारत चल रही। लेकिन हमें जो है ना, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इंस्टिगेशन जो होती है ना, देखिए इंडिया इंस्टिगेट कर रहा है। इंस्टिगेट जब किया जाता है ना तो बंदे को रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बुरा ना मानिएगा, मैं 2% का एंकर हूं, मेरी इतनी अहमियत नहीं है, जाहिर बात है मैं इतना मशहूर तो नहीं हूं, ना ही तो मैं शाहजेब बादामी हूं, ना ही वसीम खानजादा हूं, ना ही जो मैं काशिफ खान हूं, ना ही जो हूं कामरान शायद, सॉरी ये तो सही नाम निकल गया। तो मैं इन जैसा ज़हीन और अक्लमंद तो नहीं हूं, मैं तो बेवकूफ़ सा एंकर हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने ज़िंदगी में एक लेसन सीखा है। बंदा जो है ना अगर कसूरवार ना हो ना तो उसको रिएक्शन नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। इंडिया पानी बंद कर रहा है, कोई नहीं, आप नहीं बंद करें। वो तिजारत बंद कर रहा है, आप क्या नहीं करें। जब आपने किया नहीं है, बुरा ना मानिएगा, डू नॉट रिएक्ट, वी आर रिएक्टिंग, दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स, डू नॉट रिएक्ट। मेरा ये ख्याल है, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें। नासिर साहब, मैं थोड़ा सा इसलिए आपसे डिसएग्री करता हूं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि रिएक्ट करने में हम कहां तक हम गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था वो मुनासिब था, वो ओवर रिएक्शन हरगिज नहीं था। इतना तो हमें कहना ही था, इतना तो हमें करना ही था। नहीं, लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम सब ओनर्स हैं इस मुल्क के। ये क़यादत जो है ये हमारी ही इमा पे चल रही है। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी के जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हमें हम आगे की तरफ जाना है और तमाम जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पे बिठाकर, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं बल्कि ऑल पार्टी इजलास के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को भेजना चाहिए कि हम सेम पेज पर हैं। मेरे साथ हो सकता है लोग इस पे भी इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले अंदरूनी तौर पर मजबूत हो, फिर बैरूनी खतरात का सामना करेंगे। एक मुझे लगता है इस मौजू पे तो कोई आदमी भी आपसे इख्तलाफ नहीं करेगा। आप 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अंदरूनी तौर पे वाकई हम में तकसीम मौजूद है और इस तकसीम को खत्म करने के लिए हकीकी मानों में तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और हुकूमत की ऐसे मैं और आप सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को और लोगों को भी ऐसे सोचना चाहिए जैसे मैं और आप सोच रहे हैं
एक मजबूत पाकिस्तानी बिल्कुल, सोच जो होगी वही इसकी नुमाइंदा होगी। याद रखें, जंगें हथियारों से नहीं, सोच और फिक्र से जीती हैं। अगर हथियारों से जीती जाती होती तो नेपोलियन का नाम आज भी जिंदा होता, हिटलर आज भी दुनिया का हुक्मरान होता, और चंगेज खान की किसी तरह आज तक हुकूमत चल रही होती। सोच और फिक्र से जीती जाती है। नाजरीन, प्रॉब्लम उल्टा है। हिंदुस्तान हमारा पानी रोक नहीं रहा, बल्कि छोड़ रहा है ज़्यादा। उसे पता है ये इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान को ड्राउट से नहीं बल्कि फ्लड से डिस्ट्रॉय करेगा। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो फ्लड करेंगे, हमारे पास कोई कैनाल नहीं है, कोई वाटर रिजर्वायर नहीं है, और हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सूबा सूबा खेल रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि अगर सैलाब आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये शख्स जिसका खेत डूब रहा है, जिसकी फसलें तबाह हो रही हैं, ये सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पठान है, वसेब का है, सवाती है या कोई और है। लेकिन हमारी कौम को आगाही नहीं। माजरत के साथ नईम कुरैशी साहब, बात यह है कि कैनाल इसलिए नहीं बनाई जा रही थी कि पानी किसी से छीन लिया जाए। कैनाल इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि आपके हर 4 साल के बाद सैलाब आता है, इजाफी पानी खेतों खलियानों को तबाह कर देता है, फसलों को तबाह कर देता है, पेड़ों को तबाह कर देता है। हमारे मुल्क के अंदर इस मसले को एक सियासी मसला बना लिया गया। अब हिंदुस्तान की जाहिरियत के बाद हमें मसले को मजबूरन हल करना पड़ गया। हल करने के बावजूद अभी भी एहतजाज होना, माशी हालात को ख़राब करना, यह मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। मुख्तसरन मैं चाहूँगा इस बारे में भी बात करें। शुक्रिया। देखिए, दरियाए सिंध का जो मामला है, दरियाए सिंध पे जो 6 कैनाल बनाने का मामला है, ये इतना सादा मामला नहीं है कि हम ये कहें कि अगर हम नहरें निकालते हैं तो चूंकि हमारे पास रिजर्वायर नहीं है तो ये नहरें हमें कोई खुशहाली का सबब बनेंगी। ये कितनी ही खुशहाली का सबब क्यों ना बने और ये हमारे लिए कितनी ही क्यों जरूरी ना हो, लेकिन उसके बावजूद देखिए, ये उससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि सूबों की जो हमारी 4 इकाइयां हैं उनका इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, उनका इत्तेहाद में रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो जिस सूबे को शिकायत है उसकी शिकायत प्रॉपर्ली दूर होनी चाहिए। ये दरियाए सिंध जो है ये बड़ा अहम है, ये बिल्कुल आप समझ। लेकिन ये वक्त ही क्यों, ये टाइमिंग ही क्यों? वहां का जो कनाल की बुनियाद थी वो तो पिछले साल में रखी गई थी, पिछले साल के वस्त में रखी गई थी। तो एहतिजाज अभी शुरू हुआ, फिर हिंदुस्तान की जाहिरियत, कुछ समझ नहीं आई माजरत क्रोनोलॉजी। बात यह है कि दुनिया तो बहुत पहले रख दी गई, तस्वीर भी अब तो शाया की जा चुकी हैं, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि वजीर आला पंजाब भी वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान की बहुत आम शख्सियत भी साथ में मौजूद हैं, किनाल का इफ्तिताह हो रहा है। तो एहतिजाज तो तब करना था, अब करने का लॉजिक, माजरत बुरा ना मानना, मैं मासूम बच्चा हूँ, बादामियाना सवाल होता है मेरा। मैं इसकी थोड़ी तफसील बता देता हूँ। देखिए, 8 जुलाई को 2024 में 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग हुई थी ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत, लेकिन अब बातें सारी खुल के सामने आ गई हैं कि उसमें 3 फौजी अफसरान थे, सदर जरदारी साहब थे और हमारे मौजूदा वजीर दाखिला थे। बस यही 5 अफराद की तस्वीर शाया हुई है, उसके मिनट्स भी आ गए। ये मामला तो बहुत बाद में शुरू हुआ। मैंने 19 नवंबर 2024 को एक कॉलम लिखा था और उसमें ये सारी तफसील मैंने बयान की थी और ये कहा था कि इस तरह कनाल बनाने का फैसला हो गया और सदर जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने कहा है कि कनाल्स पे तेजी से काम शुरू किया जाना चाहिए। जबकि यही चीज जब सदर अलवी के पास गई थी तो उन्होंने इतराज लगा के वापस भेज दिया था ये बिल, जो कि कौमी असम्बली से मंजूर शुदा था। तो मैंने 19 नवंबर 2024 को अपने कॉलम में ये सारी तफसील लिखी थी। हुआ ये है कि जब पीटीआई ने इस पे एहतजाज शुरू किया तो पीपल्स पार्टी को ख्याल आया, पीपल्स पार्टी इस पे क्यों रजामंद हो गई, उनकी सियासी लेकिन अभी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपने बड़ा अच्छा पसे मंजर की मंजरकशी कर दी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तो ये बात तय हो गई कि कैनाल नहीं बनेगी, अब क्यों शहर की सड़कें, मुल्क की सड़कें बंद कर दी? अब तो कैनाल नहीं बन रही, अब कैनाल के खिलाफ एहतिजाज का क्या फायदा जब कैनाल बन ही नहीं रही? तो समझ नहीं आई मुझे मौका दीजिए, मैं तरतीब से आपको बता देता हूं कि उसके बाद क्या हुआ।
हुआ ये है कि देखें, सिंध में पानी की तकसीम जो 1991 में अकॉर्ड हुआ था, उसके मुताबिक वैसे ही सिंध को पानी कम मिलता है। सिंध के लोगों की पुरानी शिकायत हैं। हमें किसी भी सूबे की शिकायत को सुनने की आदत होनी चाहिए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, लेकिन विफाकी हुकूमत किसी की कोई बात सुनने पे तैयार नहीं होती है। तो बात यह है कि सिंध को पहले ही पानी की कमी का सामना था, वो महरूमी का शिकार थे, और अब जो है चोलिस्तान में इतना पानी जाएगा, कोई जाहिर है कि लोगों की शिकायत है तो उसको हैंडल करना चाहिए था। अब आ जाइए तो इस सिंध में क्यों नहीं बना लेते कैनाल, जैसे कि माजी में प्रोग्राम था, सूबा सिंध में कैनाल बना ली जाए और सूबा सिंध के अंदर उस पानी को जमा कर लिया जाए। पानी तो जमा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो इजाफी पानी सैलाब का जाएगा ना। मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी चीज की अहमियत है, अगर वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के लिए जरूरी है, तो फिर मरकजी हुकूमत का क्या काम है कि लोगों को बिठा के उनकी मर्जी के साथ, इत्तेहाद के साथ आखिर कोई काम क्यों नहीं होता। मेरा कहना यही है कि ये हुकूमत का काम है ना। आप ना बलूचिस्तान के लोगों को बिठाना चाहते हैं, ना सिंध के लोगों को बिठा के बात करना चाहते हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मैं यही तो कह रहा हूं कि हुकूमत को चाहिए सबको बिठा के, जो बात आपको समझ में आ रही है, जो बात मुझे समझ में आ रही है, हुकूमत के नुमाइंदों को समझ में क्यों नहीं आएगी। वो पार्टी जो हुकूमत में बैठी है उसे समझ में क्यों नहीं आएगी, जिस पार्टी का सदर है उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही कि हर मामले को डिस्प्यूट बनाने के बजाय, डिस्प्यूटेड बनाने के बजाय, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए सबको बिठाए। अब इस पे आ जाइए कि जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, अब आप ये देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि जी मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, वज़ीर आज़म ने कह दिया कि अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे, और 2 तारीख को हाँ, तो मसला हल हो गया ना। देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है, इशू जब रिजॉल्व हो गया तो अब एहतिजाज किस चीज का है, ये मुझे बताएं। आज की तारीख में पाकिस्तान में एहतिजाज की कोई वजह नहीं बनती। हाँ, ये आपका सवाल वैलिड है कि जब वजीर आजम ने अश्योरेंस दे दी, जब बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कह दी थी कि भाई अभी फिलहाल इसको मंसूख कर दिया गया है और 2 तारीख को सीसीआई की मीटिंग है और उसमें नोटिफिकेशन निकल आएगा, लेकिन उसके बावजूद जो छोटी नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, वुकला हैं, उन्होंने धरने से हटाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे मैं फिर वही कहता हूँ कि हमें कोई सियासी क़यादत नजर नहीं आती, हमें कोई एक शख्स ऐसा नजर नहीं आता कि जो 2-4 हजार आदमियों के हुजूम में जाके भी लोगों को समझा सके, कोई बात कर सके। बदकिस्मती यह है कि डायलॉग करना, हम ऐसा लगता है जैसे हम डायलॉग करना भूल गए, हम लोगों को समझाना भूल गए। रात को पुलिस पहुंच गई धरने में और वहां जो लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है धरने वालों और पुलिस। चले, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि इस मौजू पर हम बात करते, लेकिन मैं असल में उस पसे मंजर में इस चीज़ को समझना चाह नहीं रहा था। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं ये चीज़ समझ सकूं कि ये मिसमैच पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि सड़कें बंद हुई हुई हैं, हाईवेज बंद हुई हुई हैं, कभी ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह है जनाब। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हालत में, आप सोच नहीं सकते। कॉटन हमें 3 से 4 बिलियन डॉलर में इंपोर्ट करने पड़ेगी, हमें कॉटन की, हमारी जो है कपास की ये सूरत हाल है। गेहूं उगाने को लोग अब तैयार नहीं है, हमारे एक्सपोर्टर्स बेइंतहा परेशान है। 11 दिन हो गए धरने को, सारे 5,000 कंटेनर सखर में रुके हुए हैं और 10-20 हजार कंटेनर कराची पोर्ट में रुके हुए हैं। पूरी मईशत हमारी जाम है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सियासी क़यादत कहाँ है और किस तरह इन छोटे छोटे मसाइल को हल नहीं करा सकते। ना ये ट्रांसपोर्टर्स को राजी कर सकते हैं, ना ये 2-4 हजार आदमी धरने वालों को राजी कर सकते हैं, ना ये सूबाई क़यादत को राजी कर सकते हैं। असल प्रॉब्लम हमारी सियासी क़यादत का है, जिनसे ये मुल्क चल नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ नासिर साहब कि ये जिन लोगों की जिम्मेदारियां, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये मुल्क नहीं चल रहा है। नुक्ता आपका आ गया। हम तो इन हालात के अंदर भाई हुकूमत पर बिल्कुल कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं तौर पर, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह से बदल रहे हैं कि हमें चीज़ों पे नज़र रखनी है। तो ज़ाहिर बात है, दुश्मन के अज़ाइम को सामने रखते हुए मीडिया जिम्मेदारी का इजहार करते हुए हुकूमत पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर कोई कमी बेशी है तो उसकी इस्लाह करना भी ज़िम्मेदारी बनती है। और मेरे ख्याल से नईम कुरैशी साहब ने भी उसी के तहत ही इस्लाह करने की कोशिश की है। नाजरीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।